हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल की एक महत्वपूर्ण सीरीज चालू की थी सीजीपीएससी प्री के लिए, उसमें हमने एक पर्यटन स्थल रतनपुर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम छत्तीसगढ़ के दूसरे ऐतिहासिक आप बोल लीजिए नगरी या ऐतिहासिक स्थल सिरपुर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सिरपुर से अधिकतर जो है क्वेश्चन लक्ष्मण मंदिर के बारे में आता है, तो उसमें हम जो है सिरपुर के प्राचीन इतिहास से लेकर सिरपुर में क्या क्या उत्खनन कार्य हुए, वहां से क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या चीजें उसमें अगर मंदिर मिले हैं तो मंदिर में क्या उनकी नक्काशी किस तरीके की है, वो मंदिर किस शैली में बने हैं, ये सब पार्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद जो है सिरपुर से अगर पर्यटन स्थल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से बना लेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज इंपॉर्टेंट लग रही हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं और हम सिरपुर के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हिंद सांग। वो जो है 7वीं सदी के आसपास जो है इस क्षेत्र के दक्षिण कौशल की यात्रा में आए थे। उन्होंने जो है इस क्षेत्र को उस समय कियासरो के नाम से संबोधित किया था, कौशल के क्षेत्र को, और अपनी बुक सीयूकी में जो है जानकारी दी थी कौशल क्षेत्र के बारे में। तो उन्होंने सिरपुर का भी उसमें जिक्र किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है कई सारे संघाराम है, विहार है, यानी ये क्षेत्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत एक अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे स्थल मौजूद है। यहाँ तक उन्होंने अशोक के स्तूप का भी के बारे में भी जानकारी दी थी, लेकिन वो स्तूप हमको आज तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से जो विदेशी यात्री थे वो भी इस क्षेत्र की यात्रा में आया करते थे। अगर हम बात करें इतिहास की, तो इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, यानी सिरपुर का जो प्राचीन नाम है वो श्रीपुर था। और हमारे मुख्य रूप से सबसे पहला उल्लेख की बात करें कि श्रीपुर या सिरपुर का सबसे पहला उल्लेख कौन से स्थानीय राजवंश में मिलता है, तो वो है सरभपुरी राजवंश। तो जो सरभपुरी शासक थे जिनका नाम था सुदेव राज और दूसरे शासक थे प्रवर राज, इनके ताम्र पत्रों में जो है सबसे पहले श्रीपुर यानी सिरपुर का उल्लेख किया गया है। तो जो सुदेव राज का ताम्रपत्र था, जिसका कौताल ताम्रपत्र बोलते हैं, कौताल ताम्रपत्र, और प्रवर राज का ठाकुर दिया ताम्रपत्र, दोनों सिरपुर से ही जारी किए गए थे। और इसमें श्रीपुर की जानकारी भी मिलती, जिससे स्पष्ट होता है कि श्रीपुर जो है सरभपुरी वंश की कभी राजधानी रही होगी। क्लियर है। सरभपुरी शासकों के बाद यहाँ पर शासन करने आते हैं पांडु वंश। तो पांडु वंश के भी जो है यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो श्रीपुर थी या सिरपुर, वो पांडु वंश की एक राजधानी बनी थी, यानी पांडु वंश की राजधानी के रूप में सिरपुर स्थापित हुआ था। जिसके बाद सिरपुर का न केवल राजनीतिक महत्व बढ़ा था, इसके बाद यहाँ पर व्यापार भी बढ़ने लगा था। यहाँ स्थापत्य के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा वृद्धि होने लगी थी। तो पांडु वंश के, इसलिए पांडु वंश के काल को दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो क्षेत्र था मुख्य रूप से भी पांडु वंश में महाशिव गुप्त बलार्जुन, जो कि पांडु वंश के एक शासक रहे हैं, उनके काल को ही मुख्य रूप से दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी, राजनीतिक क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। और जो महाशिव गुप्त बलार्जुन थे वो केवल तो स्वयं जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो अन्य सभी धर्मों का आदर करते थे और उनको भी उतना ही सम्मान देते थे, जिसके कारण जो दक्षिण कौशल या सिरपुर का क्षेत्र था सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। इसलिए इस क्षेत्र को उस समय दक्षिण कौशल का स्वर्णकाल कहा जाता था। अगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सिरपुर, क्योंकि प्राचीन राजवंश यहाँ पर रहे हैं, तो प्राचीन राजवंश के बाद कौन, जब ब्रिटिश काल में सिरपुर कब नजरों में आया या सिरपुर की खोज कब प्रारंभ हुई, तो अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ध्यान जो था वो जो मुख्य रूप से जो पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम था वेंगलर ने सबसे पहले सिरपुर की खोज के लिए वो निकले थे। ठीक है, तो 1873-74 के काल में जो है वेंगलर ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को सबसे पहले देखा था। लक्ष्मण मंदिर एक ऐसा मंदिर था जो हमको पूर्ण रूप से हमको खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ, ये निर्मित अवस्था में हमको प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज सर्वप्रथम वेंगलर ने की थी। वेंगलर ने यही बताया था, जब वो सिरपुर के आसपास के क्षेत्र में आए थे तो वो क्षेत्र पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ था, तो वेंगलर ने ही वहां पे लक्ष्मण मंदिर को सर्वप्रथम बार देखा था। क्लियर है। तो उसके बाद अगर हम दूसरे बात करें तो कनिंघम थे, जो सिरपुर के यहाँ पर कई सारे खुदाई में शामिल होने के लिए आए थे। कनिंघम 1881 से 82 के काल में। और तीसरे थे लॉन्गहर्स्ट जो 1909 से 10 के काल में
सिरपुर के क्षेत्र में पुरातत्व से संबंधित खुदाई में शामिल होने आए थे। ठीक है, उनको लीड किया था। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थापत्य के क्षेत्र में खोज किया गया, पुरातत्व के क्षेत्र में खोज हुई है यहाँ पर, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई है एमजी दीक्षित ने। एमजी दीक्षित जो 1953 से 56 के काल में इस क्षेत्र में खुदाई में शामिल होने आए थे, इनके ही नेतृत्व में खुदाई हुई थी। पुरातत्व संबंधित कई सारी चीजें हमको यहाँ पर मिली थी। और उसके बाद जो है जगतपति जोशी और अरुण शर्मा, इनके नेतृत्व में भी यहाँ पर पुरातत्व से संबंधित कई खुदाई हुई है। तो ये हुआ था 1993 से 2004 के काल में। अगर आपसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते भी रहते हैं कि सिरपुर से संबंधित खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें आपको एक नाम मेन रूप से याद करना पड़ेगा, अरुण शर्मा का नाम। क्योंकि अरुण शर्मा जब 2000 से 2004 के बीच में खुदाई में शामिल होने आए थे, तो इन्होंने यहाँ पर कई सारे बौद्ध विहारों की 3 बौद्ध विहारों की खोज की थी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तिब्बत विहार जिसमें से महत्वपूर्ण है, कई सारे शिव मंदिर की श्रृंखलाओं की खोज की थी। तो अरुण शर्मा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के पश्चात एमजी दीक्षित ने 1953 से 56 के मध्य सिरपुर के निकट खुदाई का कार्य किया है, और जगतपति जोशी और अरुण शर्मा जो है उन्होंने भी जो है पुरातत्व के क्षेत्र में सिरपुर में उत्खनन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया है। इसमें मेन नाम अरुण शर्मा का है, जो कि आगे चलकर कई सारे बौद्ध विहारों की खोज और एक शिव मंदिरों की श्रृंखला की खोज भी इन्होंने की है सिरपुर में। तो 1993 से 2004 का काल इनका रहा है। अगर हम स्थापत्य के क्षेत्र की बात करें तो सिरपुर जिसके लिए फेमस है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भाग रहेगा हिंदू धर्म से संबंधित स्मारकों का, और दूसरा भाग रहेगा बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारकों का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुख्य रूप से महाशिवगुप्त बलार्जुन का जो काल था पांडु वंशी शासकों का, वो वहां पर जो है छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य सभी धर्मों का, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण सम्मान किया जाता था। सभी धर्मों का आदर्श रूप देखा जाता था, और उनके हर क्षेत्र में, स्थापत्य क्षेत्र में हर धर्म को यहाँ पर मान्यता दी गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण हम सबसे पहले पढ़ेंगे लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो लक्ष्मण मंदिर से संबंधित आपने 2 क्वेश्चन पेपर में देखा होगा आमतौर पर कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, दूसरा है पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा मंदिर लाल ईंटों से निर्मित किया गया है, तो वो भी लक्ष्मण मंदिर है। तो यहाँ पर अगर हम लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो पांडु वंश के एक शासक हुए थे जिनका नाम था हर्षगुप्त। पांडु वंश के एक शासक थे जिनका नाम था हर्षगुप्त, जो कि वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनकी वाइफ थी जिसका नाम था रानी वाष्टा, वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। ठीक है, क्योंकि रानी वाष्टा कौन से राजवंश से थी, मौखरी राजवंश से संबंधित थी, यानी मगध के आसपास के क्षेत्र से संबंधित थी, जिनके पिता सूर्यवर्मन थे, मौखरी राजवंश के राजा थे। ठीक है, तो उनकी बेटी थी वाष्टा देवी जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। उनके पति थे हर्षगुप्त जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इनका पुत्र हुआ महाशिवगुप्त बलार्जुन जो शैव धर्म का अनुयायी था। यानी आप देखिए यहाँ पर बौद्ध, वैष्णव और शैव तीनों धर्म के अनुयायी आपको एक ही वंश में मिल गए। ठीक है, तो वाष्टा देवी बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, इनके जो पति थे हर्षगुप्त वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उनके जो बेटे थे जो महाशिवगुप्त बलार्जुन वो कौन से धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पर जब लक्ष्मण मंदिर के बारे में आपको बता दूं, जब यहाँ पर हर्षगुप्त की मृत्यु होती है तो उनकी जो वाइफ रहती है वाष्टा देवी, वो जो है उनकी स्मृति में जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है। क्योंकि वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनके जो पति थे, इसी के लिए मंदिर जो है वो वैष्णव मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम लक्ष्मण मंदिर क्यों पड़ा, इसके विषय में कहा जाता है कि जो यहाँ पर अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो वहां पर विष्णु जी के शेषनाग अवतार की मूर्ति है। ठीक है, विष्णु जी के शेषनाग जो अवतार है उसकी मूर्ति है। तो शेषनाग को हिंदू प्राचीन ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में लक्ष्मण भी कहा गया है, इसलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर तो लक्ष्मण मंदिर किस प्रकार का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, जो रानी वाष्टा ने अपने पति हर्षगुप्त को समर्पित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज, ये मंदिर लाल ईंटों से निर्मित है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन बनाया, वाष्टा देवी, ये भी आया हुआ है। कौन से वंश से संबंधित थी वाष्टा देवी, मौखरी राजवंश से, ये भी आया हुआ है। किसकी बेटी थी वाष्टा देवी, मौखरी राजवंश के राजा सूर्यवर्मन की।
ये भी आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो अगर आप कोई भी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर बनाने की एक शैली होती है। 3 शैली हम मंदिर निर्माण की पढ़ते हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। ठीक है, तो जो लक्ष्मण मंदिर है वो मुख्य रूप से नागर शैली का बना हुआ है। ठीक है, तो नागर शैली द्रविड़ शैली में अगर आपको अंतर पढ़ना, बहुत सारे वीडियो मौजूद है। नागर शैली में मुख्य रूप से क्या होता है कि एक चबूतरा बनता है, चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण होता है, यानी नीचे चबूतरा होता है, चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण होता है, यानी मंदिर जो रहता है वो जमीन से सटा हुआ नहीं रहता, वो चबूतरे के ऊपर बनता है। ठीक है, और जो मंदिर का सबसे शीर्ष स्थल होता है जिसको हम शिखर बोलते हैं, वो जैसे मान लीजिए ये मंदिर है तो जो उसका ऊपर का भाग होगा वो ऐसे वर्गाकार शेप में होता है। मुख्य रूप से अगर आप देखें चपटा वक्राकार शेप में होता है, सॉरी वर्गाकार बोला था, वक्राकार शेप में होता है। जबकि द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता है उसका ऊपरी शिखर जो होता है वो पिरामिड आकार का होता है। क्लियर है, तो आप लक्ष्मण मंदिर देखेंगे तो जो उसका ऊपर का शिखर होता है आप देखेंगे उसमें वो वक्राकार होता है। ठीक है, जो उसका ऊपर का भाग है वो इस तरीके से वक्राकार होता है। ठीक है, तो ये सब नागर शैली की प्रमुख विशेषता है। द्रविड़ शैली में पिरामिड आकार का होता है। ये सब आप एक मूर्ति जो मंदिर निर्माण कला होता है उसमें आप ये सब पढ़े भी होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से लक्ष्मण मंदिर है वो कौन सी शैली का है? नागर शैली का है। इसके अलावा बात करें तो जो मंदिर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले होता है मंडप होता है, जिसके ऊपर जैसे पिलर टाइप के बने रहते हैं उसको मंडप बोला जाता है। मंडप के बाद जो होता है प्रवेश द्वार होता है, और प्रवेश द्वार के अंदर गर्भगृह होता है, और गर्भगृह के मध्य भाग में जो उस मंदिर जिसको समर्पित होता है, प्रमुख देवता जो होता है वो गर्भगृह के मध्य भाग में उसकी मूर्ति या जैसे स्वयं मंदिर होगा तो शिवलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मंदिर जो है नागर शैली के साथ साथ पंचरत्न शैली में भी बना है। पंचरत्न शैली कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर का गर्भगृह की दीवारें होंगी, मान लीजिए ये इस तरीके का, आप मान लीजिए ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के पीछे भी दीवारें होंगी। ठीक है, तो प्रवेश द्वार के पीछे भी आप एज्यूम कीजिए एक दीवार और है, एक इस कोने में होगी, एक इस कोने में होगी और इसके पीछे एक कोना ऐसा होगा। आप 3D व्यू में देखिए तो इसके जो किनारों की दीवार होगी वो 5 भागों में ऐसे ऐसे बटी होगी। ठीक है, जो किनारे की दीवार होगी गर्भगृह की वो बाहर की तरफ से ऐसे 5 भाग में डिवाइड होगी, तो इसी को बोलते हैं मंदिर निर्माण की पंचरत्न शैली। ठीक है, नागर शैली के अंतर्गत भी ये किस शैली में बना है? पंचरत्न शैली में बना है, यानी गर्भगृह का जो बाहरी हिस्सा होगा उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया होगा। आप श्रीपुर जाएंगे, लक्ष्मण मंदिर देखेंगे तो उसका जो गर्भगृह का बाहर का हिस्सा होगा वो 5 भागों में डिवाइड रहेगा, उसी को बोलते हैं मंदिर निर्माण की पंचरत्न शैली। ऐसी सप्तरत्न शैली भी होती, त्रिरत्न शैली भी होती, नवरत्न शैली भी होती, लेकिन ये किस तरीके का है? पंचरत्न शैली का है। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रवेश द्वार मैंने बताया, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जो उसका प्रवेश द्वार रहेगा उसको 5 शाखाओं में बांटा गया है। यानी प्रवेश द्वार जो है, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रवेश द्वार बना हुआ है, तो ये जो 5 शाखाओं में बटा हुआ है, यानी इसकी जो किनारे की दीवार है, प्रवेश द्वार के जो किनारे की दीवार है उसमें 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है पत्र शाखा, यानी ये पत्र शाखा कहने का मतलब है कि हर शाखा में जैसे कि एक लाइन होती है, ऐसे पतली लाइन होगी और उसमें ऐसा ऐसा करके कुछ बना हुआ है, तो उस शाखा को बोलते हैं पत्र शाखा। उसके बाजू में होती है रत्न शाखा, रत्न शाखा के बाजू में है मैथुन शाखा, जिसमें जो है प्रेमी युगल को दिखाया गया है। ठीक है, वह विभिन्न मैथुन अवस्थाओं में। 4th शाखा फिर से होती है पत्र शाखा, और 5th शाखा है विष्णु शाखा। तो विष्णु शाखा में जो मुख्य रूप से विष्णु जी के 10 अवतार है उसमें से 7 अवतारों को इस प्रवेश द्वार में दिखाया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर प्रवेश द्वार में 5 शाखा है, पत्र शाखा, रत्न शाखा, मैथुन शाखा, पत्र शाखा और विष्णु शाखा। यहाँ पर पत्र शाखा 2 बार है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो विष्णु शाखा यानी यहाँ पे विष्णु जी के जो 10 अवतार है, 10 अवतार विष्णु बोला जाता है, उसमें से 7 अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है, इसके अलावा जो श्रीपुर के लक्ष्मण मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला और कंसवध के भी चित्र अंकित हैं। क्लियर है, तो ये है पूरा आपका लक्ष्मण मंदिर। आपको एक चीज और बता दूं, इसका निर्माण काल जो है वो 625 से 650 ईस्वी के मध्य का माना गया है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना 625 से 650 ईस्वी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको 4-5 मंदिर का निर्माण नाम दे देगा और आपको बोलेगा इन मंदिरों को उनके निर्माण काल के हिसाब से जमाइए। तो 625 से 650 ईस्वी के मध्य लक्ष्मण मंदिर बना है, ऐसा माना जाता है। अगला जो है गंधेश्वर मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है।
याद रखना है। सेकंड शिवपुर में जो है गंधेश्वर मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति है। यानी भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है जिसमें वो जो भूमि स्पर्श मुद्रा में एक हाथ से वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, उस मुद्रा में यहाँ पर एक मुख्य रूप से मूर्ति है। सेकंड है यहाँ पर भगवान शिव की तांडव नृत्य मुद्रा में मूर्ति। भगवान शिव की तांडव नृत्य में एक मूर्ति यहाँ पर है। क्लियर है, ये शिव मंदिर है, गंधेश्वर मंदिर। थर्ड है बालेश्वर महादेव मंदिर। बालेश्वर महादेव मंदिर जो है ये अरुण शर्मा जी जब खोज में आए थे यहाँ पर, तो पूरा तत्व के दौरान हमको जो है यहाँ पर बालेश्वर महादेव मंदिर मिला है। ये मंदिर जो है यहाँ पर पंचायतन शैली में बना है। बालेश्वर महादेव मंदिर पंचायतन शैली कहने का मतलब ये है, पंचायतन शैली उसको बोलते हैं जहां पर एक मंदिर मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तो ऐसे मंदिरों को पंचायतन शैली के मंदिर बोलते हैं। यानी एक मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे और मंदिर होते हैं, यानी एक प्रमुख मंदिर और 4 सहायक मंदिर। तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है। और यहाँ पर जो है महर्षि गुप्त बलार्जुन की एक मुहर भी मिली है, उस मुहर पर जो है शिव गुप्त से लिखा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ से मुहर मिली है शिव गुप्त से लिखी हुई, तो ये मंदिर का निर्माण महर्षि गुप्त बलार्जुन के काल में हुआ होगा। क्लियर है, तो पंचायतन शैली का मंदिर है बालेश्वर महादेव मंदिर, और मुहर जो है वहां पर शिव गुप्त से लिखा हुआ है, यानी महर्षि गुप्त बलार्जुन काल का मंदिर है। और महादेव लगा यानी ये शिव मंदिर है। क्लियर है। इसके अलावा एक और मंदिर है राम मंदिर, जो कि लक्ष्मण मंदिर के जस्ट सामने है। लक्ष्मण मंदिर की एक और जो विशेषता वो है, लक्ष्मण मंदिर जो है पूर्वाभिमुख है, यानी इसका जो सामने का हिस्सा है वो पूर्व दिशा की ओर है। वैसे ही राम मंदिर भी पूर्वाभिमुख मंदिर है, जो कि पूर्व की दिशा की ओर उसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर है। और राम मंदिर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इसको जो है फिर से जो है इसको बनाया जा रहा है, रिनोवेट किया गया है, तब उसके बाद ये मंदिर फिर से अब खड़ा कर दिया गया है। लेकिन ये जब मिला तब ध्वस्त अवस्था में था, पूरा खुदाई के दौरान इस मंदिर को प्राप्त किया गया था। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक। यहाँ पर थी हिंदू धर्म से संबंधित स्मारक। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक। तो उसमें सबसे पहला आता है आनंद प्रभु कुटी विहार। विहार उस क्षेत्र को बोला जाता था जहां पर बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपना रहते थे, वहीं पर अध्ययन का कार्य करते थे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को मतलब ऐसे क्षेत्र को विहार बोला जाता था। तो पहला है आनंद प्रभु कुटी विहार। आपसे जो है क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब हेनसांग जो है इस क्षेत्र की यात्रा में आया था, तो यहाँ पर उसने बौद्ध धर्म की किस शाखा के बौद्ध भिक्षु को देखा था? तो वो थी महायान शाखा। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो महायान शाखा के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर मुख्य रूप से रहते थे। अगर यहाँ पर देखें तो आनंद प्रभु कुटी विहार का नाम कैसे पड़ा? जो महर्षि गुप्त बलार्जुन थे उनके ही काल में जो है यहाँ पर आनंद प्रभु नाम का जो है एक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे, और आनंद प्रभु के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा इस विहार का निर्माण किया गया था। जिस कारण जो है इस विहार का नाम दिया गया आनंद प्रभु कुटी विहार। इस विहार के अंदर टोटल 14 कमरे भी, कक्ष भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो आनंद प्रभु कुटी विहार में भी बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है उस मूर्ति के दाईं ओर जो है सेवक के रूप में पद्म पाणी अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी प्राप्त है। ठीक है, यानी जो बुद्ध जी की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति है, उसी के दाईं ओर जो उनके सेवक के रूप में पद्म पाणी अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी स्थापित है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आनंद प्रभु कुटी विहार के बारे में आपको ये जानना है कि आनंद प्रभु जो कि महर्षि गुप्त बलार्जुन के काल में यहाँ बौद्ध भिक्षु आए थे, उनके द्वारा इस विहार का निर्माण किया गया है। अगला जो है वो है स्वास्तिक विहार। स्वास्तिक विहार भी जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। विहार है तो बौद्ध धर्म से संबंधित। तो स्वास्तिक विहार नाम इस तरीके से पड़ा क्योंकि ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जब ये मिला तो पूरी तरीके से ध्वस्त है, इसको पूरा तत्व में प्राप्त किया गया, पूरी तरीके से ध्वस्त है क्योंकि इसकी ये विहार जिस रूप में हमको प्राप्त हुआ उसका भूमि जो नीचे वो स्वास्तिक शेप में है। ठीक है, जो स्वास्तिक शेप होता है इस तरीके का, तो ये जो है उस तरीके से ही हमको जो है प्राप्त हुआ है। तो ये भूमि जो है उस शेप में ही हमको इस तरीके से प्राप्त हुई है। ठीक है, इस तरीके से हमको प्राप्त हुई, यानी ये भूमि इस तरीके की यहाँ इसके ऊपर ये विहार बनाया गया था क्योंकि इसके भूमि नीचे का शेप हमको स्वास्तिक मिला है, इसी के लिए इस विहार को स्वास्तिक विहार बोला गया है। अगला जो हमको मिला है, जब अरुण शर्मा ने खोज की थी, जो मैंने यहाँ पर नाम बताया, उनके द्वारा जब खोज की गई तो उनको 3 अन्य बौद्ध विहार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से
उन्होंने एक विहार का नाम तीवरदेव विहार लिखा है, क्योंकि इस विहार के बनाए जाने का काल जो है वो तीवरदेव का काल है। इसी के लिए इस विहार मतलब उन्होंने अनुमान लगाया कि इस ईस्वी में ये बना होगा, इसलिए इस विहार को तीवरदेव विहार नाम दिया गया। इससे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि तीवरदेव विहार जो उनको प्राप्त हुआ है उसकी इस विहार की दीवारों पर जो है पंचतंत्र की कहानी अंकित की गई है। कहानी मतलब ऐसा नहीं कि पूरी कहानी लिखी है, जो चित्र वहां पर बनाए गए हैं वो पंचतंत्र की कहानी से रिलेटेड है। तो पंचतंत्र की कहानी जिसमें मगरमच्छ और बंदर की जो कहानी थी, उसको मगरमच्छ और बंदर की कहानी को वहां पर जो है चित्र के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कौन से विहार में पंचतंत्र की कहानी अंकित है, तो वो तीवरदेव विहार है। इसके अलावा मेंढकों की लड़ाई करते हुए चित्र अंकित है दीवार में। सांप और मेंढक, सांप जो है मेंढक का शिकार कर रहा है, वैसे चित्र भी अंकित है इस विहार में। तो तीवरदेव विहार जो है सबसे बड़ा विहार है। अगर हम बात करें तो सिरपुर में जो मिला सबसे, जो विहार जितने भी मिले उसमें सबसे बड़ा विहार जो है वो तीवरदेव विहार ही है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अरुण शर्मा को कई सारे जो है शिव मंदिरों की भी श्रृंखला यहाँ पर उनको मिली थी। इसके अलावा तारा की कांस्य की प्रतिमा, तारा देवी की कांस्य की प्रतिमा जो है मूर्ति, वो भी हमको प्राप्त हुई है यहाँ पर। इसके अलावा खुदाई में हमको सिरपुर से 3 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस सिक्कों में जो है सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र का एक सिक्का है, दूसरा जो है कलचुरी शासक रतनदेव प्रथम के काल का सिक्का है, और तीसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है कि चीन के राजा कार्य-युवान, चीन के राजा कार्य-युवान का जो सिक्का, जिनका शासन का 713 से 741 ईस्वी के आसपास रहा है, उनके शासन काल का भी एक सिक्का सिरपुर की खुदाई में मिला है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 3 सिक्के प्राप्त हुए, एक है प्रसन्न मात्र, एक है रतनदेव प्रथम कलचुरी शासक, और कार्य-युवान जो कि चीनी शासक है, चीन के शासक, तो उनका भी सिक्का यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये था कुछ हमारा सिरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नई जानकारी भी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।